मैं एक ख्वाजा सराक था। मुझे कूड़े के ढेर पर एक बच्ची मिली। मुझे मालूम था वो किसकी नाजायज औलाद है। मैं इसे उठाकर घर ले आया और इसे पालने लगा। मैंने इसे ख्वाजा सराक ही बनाया। कोई नहीं जानता था कि वो असल में एक लड़की है। जो ही वो लड़की बड़ी हुई, महफिलों में नाच गाना करने लगी। एक रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वो मेरा नाम शबनम है। मैं ख्वाजा सरा हूँ। हमारा काम ही नाच गाना होता है, इसीलिए हम इसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शादी ब्याह पर जाकर नाचना जिंदगी की जरूरत थी। मैं जिस जगह में रहता था वहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे ख्वाजा सरा एक साथ रहते थे। यही हमारी दुनिया थी। हमारा गिरोह सबसे ज्यादा मुझे ही महफिल में भेजा करता था। उसकी वजह ये थी कि सबको ही मेरा डांस पसंद था और नए आने वाले हर ख्वाजा सरा को मैं ही डांस सिखाया करता था। इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी और फिर अचानक से एक ऐसा सानिहा पेश आया जिसने सबको ही खामोश करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग इस बात को भूला कर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर चुके थे और उन सब लोगों के साथ मैंने भी ऐसा ही किया। एक दिन इसी तरह मैं रात की वक्त एक फंक्शन से वापस आ रहा था जब मुझे केवड़ी के ढेर से एक बच्ची मिली। मैं इस बच्ची को देखते ही पहचान गया था कि वो कौन है। किसी नाजायज औलाद है। बच्ची के मिलने से पहले ही मुझे किसी ऐसी चीज की उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैंने इस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, सीने से लगाया और इसे अपने साथ ले आया। जो कुछ भी हो चुका था, जो कुछ भी हो रहा था, इसमें छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अगर इस सारे मामले में सबसे ज्यादा सजा मिल रही थी तो इस मासूम बच्ची को ही मिल रही थी। मैं इसे अपने साथ ले आया था, लेकिन अब मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो लड़की है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सब लोग की ख्वाजा सरा है। ऐसे में इस बच्ची को यहाँ पर कैसे रखा जाए। इस बच्ची को मैं अपने घर तो ले आया था, लेकिन जब ये बात बड़े गिरोह को मालूम हुई तो इसका कहना था कि इस बच्ची को किसी यतीम खाने में या किसी ऐसी जगह पर भिजवा देंगे, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं इस बच्ची को अपने साथ रखना चाहता था। गिरोह से मैंने बात की, उनसे यही कहा कि मैं इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। मैंने दुनिया की ठोकरें खाई थी और मैं जानता था कि बाहर की दुनिया किस कदर खतरनाक और बुरी है। वैसे भी जैसे कि ये लड़की थी, उसके लिए तो ये दुनिया और भी खतरनाक थी। मैं इसे बाहर की दरिंदों से महफूज रखना चाहता था। इसीलिए कुछ सोचते हुए मैंने इस बच्ची को अपने पास रख कर खुद ही इसे पालने का फैसला किया। पहले तो मेरे इस फैसले पर बड़े गिरोह को एतराज था। मैंने उन्हें इस चीज की तसल्ली दी कि बच्ची की वजह से ना तो मेरे काम में कोई रुकावट आएगी और ना ही किसी और के काम में। ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी होगी और उसकी वजह से मैं अपने काम में कोई कुताही नहीं बरतूंगा। इस शर्त पर उन लोगों ने इस बच्ची को मुझे अपने पास रखने की इजाजत दे दी और फिर उसके बाद से मेरी जिंदगी और भी मुश्किल और मसरूफ हो गई। अब मुझे काम के साथ साथ इस बच्ची की देखभाल भी करनी होती थी। वहां पर रहने वाले तमाम ख्वाजा सरा को ये बात मालूम थी कि ये कोई बच्ची है। उन सब से मैंने यही कहा था कि ये भी एक ख्वाजा सरा ही है और अब से हमारे साथ यहीं पे रहेगी। बच्ची एक लड़की है, कोई ख्वाजा सरा नहीं जानता था। ये बात सिर्फ गिरोह और यहाँ एक और ख्वाजा सरा रानी, हम 3 लोग इस बात से वाकिफ हैं, जबकि बाकी यहाँ रहने वाले ख्वाजा सरा इस बच्ची को ख्वाजा सरा ही समझते थे। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी ये बात मालूम हो कि वो एक लड़की है, कोई भी इस पर बुरी नजर रखे। इसीलिए मैंने सबके दिमाग में पहले ही ये बात डाल दी थी कि वो भी ख्वाजा सरा है। कम अज कम इस तरह वो बाहर की दुनिया से और दूसरे बुरी लोगों की बुरी नजर से महफूज रह सके। इस बच्ची को पालने में रानी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपनी तरफ से ही बच्ची का नाम मलाइका रख दिया। जिस वक्त मैं अपने कामों में मसरूफ होता, इस वक्त रानी ही इसका ख्याल करती थी और फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। बच्ची बड़ी हो गई। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। कोई भी इसे देखता तो देखता ही रह जाता। मैं इसे कभी भी इस काम पर लगाना नहीं चाहता था, लेकिन उनका कहना था कि जो काम हम लोग करते हैं इसको भी वही करना होगा। उनका कहना था जैसा कि बचपन से ही सब लोगों को यही बात बताई गई है कि वो भी ख्वाजा सरा है। इसका मतलब ये था कि कोई भी इसे लड़की नहीं समझता और अगर कोई इसे लड़की समझे भी तो कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसका कोई खानदान है और ना ही आगे पीछे, और ऐसे ख्वाजा सरा के साथ रहकर फलने वाली लड़की से कौन शादी करता है। गिरोह का कहना था कि इसके लिए यही ठीक होगा कि वो भी यही काम करे जो कि हम लोग करते हैं और वैसे ही जिंदगी गुजारी जैसे हम गुजार रहे हैं। इससे कम अज कम ये होगा कि अपना रोजगार भी इसका चलता रहेगा। पहले तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। मैं कभी भी इस लड़की को ख्वाजा सरा नहीं बनाना चाहता था। मैंने तो सिर्फ इस सब से महफूज करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन ये झूठ शायद मुझे सारी उम्र ही बोलना था, क्योंकि मैंने गिरोह की बातों पर काफी गौर और फिक्र किया। उनकी सारी बातें ठीक थीं। फिर कुछ सोचते हुए मैंने ये भी फैसला किया कि मलाइका भी ख्वाजा सरा बनकर ऐसी जिंदगी गुजारेगी जैसे कि हम लोग गुजार रहे हैं। वो 13 साल की थी जिस वक्त मैंने इसे डांस सिखाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही ज़हीन और काबिल लड़की थी। मैं इसे जैसा सिखाती थी वो बिल्कुल
वैसा ही करती थी कि वो बहुत जल्दी से सब कुछ सीख गई। वो 16 साल की थी और सारा डांस अच्छे तरीके से सीख चुकी थी। जब भी वो डांस करती तो सारे लोग पलक झपकाना भूल जाया करते थे। एक तो वो खूबसूरत थी और दूसरा इसका रिक्स ऐसा होता था कुछ वो अच्छी तरह से सीख चुकी थी। तो गुरु ने इसे भी भेजने का फैसला किया। उनका कहना था कि मलाइका के डांस करने से हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी। यही वजह थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता हो, हर कोई इसे अपनी महफिल में बुलाने की ख्वाहिश करता। हम लोगों ने भी इसे सबके सामने एक ख्वाजा सरा बनाकर ही पेश किया था कि हम नहीं चाहते थे कि अगर किसी महफिल में वो नाचने के लिए जाए तो लड़की समझकर लोग इसे तंग करें। वो मेरी बात मानती थी क्योंकि इसने अपना सारा वक्त मेरे साथ ही गुजारा था। इसीलिए गिरोह के कहने पर मैंने इसे ये बात समझाना शुरू कर दी कि आज के बाद इसे इसी तरह की जिंदगी गुजारनी है और इसे क्या कुछ करना है। मैंने इसे अच्छे तरीके से हर बात समझा दी थी कि इसे महफिल में जाकर नाच गाना करना होगा। इसीलिए वो मासूम भी थी। इसे हम जैसा करने को कहते वो वैसे ही खामोशी से हमारी बात मान लिया करती थी। और फिर 17 साल की उम्र से ही हमने इसे महफिल में भेजना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाती सब इसकी तारीफें करते नहीं थकते। और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा होने लगा था कि हर कोई इसको ही अपनी महफिल में बुलाने की फरमाइश करता। वैसे तो मैं इसके साथ ही जाया करता था, लेकिन मैंने अपना नाच गाना छोड़ दिया था। एक दिन इसी तरह मेरी तबीयत काफी खराब थी, जिसकी वजह से मैं उसके साथ ना जा सका था और मैंने इसे अकेले ही भेज दिया कि वो कहीं भी अकेले नहीं जाती थी। कुछ दिनों से मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगी थी। रातों को छप कर छत पर चली जाती और जब मैं पूछता तो कहती कि बस खिली हुआ मैं सांस लेने आई थी। मैंने इसे बचपन से पाला था। मैं समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई बात है जो मलाइका मुझसे छुपा रही है, पर सही वक्त का इंतजार किया कि शायद वो खुद ही बता दे। आज की महफिल पर वो जब तैयार हुई तो मैं कुछ परेशान सी थी। महफिल में सारे लोग मौजूद होते थे, यही वजह थी कि लोगों से घबराती थी, लेकिन मेरे साथ जाने पर वो चली जाया करती थी। लेकिन इस दिन तबीयत अच्छी ना होने की वजह से मैंने इसे अकेले ही भेज दिया था और इसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि इसे किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी, बस अपना काम करना है और फौरन से वापस आ जाना है। पहले तो इसने भी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन क्योंकि इसकी एडवांस रकम मिल चुकी थी इसलिए वहां पर जाना जरूरी था। फिर मैंने इसको अकेले जाने पर राजी कर लिया। वो किसी और के साथ जाने पर भी तैयार ना थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे भेजा था। इस तरह इसे भेज तो दिया था, लेकिन अब मुझे इसकी फिक्र हो रही थी। मैंने कभी भी इस तरह इसे कहीं नहीं भेजा था। बचपन से लेकर अब तक मैंने इसे पाला था। यही वजह थी कि मुझे इससे मोहब्बत और लगाव बहुत ज्यादा था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन मलाइका अभी तक वापस न आई, जबकि जो वक्त महफिल का मुकर्रर था वो खत्म हो चुका था। अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बात को भी 2 घंटे गुजरने वाले थे। वो घर वापस न आई थी। मुझे इसकी फिक्र होने लगी। जब मैंने गुरु से बात की तो इसका यही कहना था कि वो खुद ही आ जाएगी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहकर मुतमईन हो गए थे, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं था। मैं परेशानी से कभी उधर तो कभी इधर में अपने आप को कोस रहा था कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, और अगर मैं नहीं जा सकता था तो फिर इसे भी घर पर रहना चाहिए था। ये सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी कि न जाने इस महफिल में किस किस्म के लोग होंगे, कहीं किसी ने इसके साथ बदतमीजी ना की हो। ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था जब एक ख्वाजा सरा ने आकर मुझे बताया कि मलाइका वापस आ गई है। मैं तो सारी चीजें छोड़ छाड़ कर नीचे भागा और जाकर देखा तो वो वापस आ चुकी थी। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि जो लिबास वो पहन कर गई थी वापसी पर, इसने वो तो नहीं पहना था, बल्कि वो तो दुल्हन के लिबास में मेरे सामने खड़ी थी। आज बहुत अरसे के बाद मैंने इसके चेहरे पर खुशी देखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किया हो रहा है, जब इसके पीछे खड़ा खूबसूरत नौजवान चलता हुआ इसके बराबर खड़ा हो गया। अब मैं हैरत से इसे देख रहा था कि ये कौन है, जबकि इस लड़के का कहना था कि वो इसका शौहर है। उन दोनों ने निकाह किया और उससे मोहब्बत करता है। वो दोनों काफी बार छप कर मिल चुके हैं। आज इस महफिल में जब मैंने इसे देखा तो इसे पहचान लिया और अपने साथ ले आया। इसका कहना था मलाइका से शादी करना चाहता है, इसे इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता है, उसके खानदान की इज्जत है। ऐसे में इसे इस महफिल में जाकर नाच गाने करने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। इसका कहना था कि वो आज ही इसको रुखसत करके ले जाएगा। यही वजह थी कि वो दुल्हन के रूप मैं मेरे सामने खड़ी थी। ये सब कुछ मेरे लिए किसी भी बुरी खबर से कम नहीं था। मैं चाहता था कि मलाइका की शादी हो, लेकिन जो लड़का इस वक्त मेरे सामने खड़ा था इससे हरगिज नहीं। वो जिस खानदान की बात कर रहा था इस खानदान की सच्चाई में अच्छे तरीके से जानता था, और अब मैं अपनी बच्ची के साथ कोई धोखा नहीं होने दे सकता था। मैंने इस लड़के से साफ कहा था कि मैं मलाइका की शादी कभी भी इसे नहीं करवाऊंगा, और वो ऐसा सोचे भी नहीं। जबकि मलाइका, जो आज थोड़ी देर पहले खुश थी, मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी।
मैं जानता था कि वो परेशान हो रही है, जो भी था वो लड़की थी और हर लड़की इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। मैं जानता था कि वो इस तरह नाच गन्ना नहीं करना चाहती, लेकिन वो जिससे शादी करने जा रही थी वो इंसान इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस बात से वो लड़की बिल्कुल अनजान थी। मैंने फौरन से इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ किया, इस लड़के को फौरन वहां से जाने का कहा और कहा कि आज के बाद मलाइका किसी भी महफिल में नहीं जाएगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। वो बहुत जल्द आकर इसे यहाँ से ले जाएगा। उसका कहना था कि वो कभी भी हम लोगों को, अपने घर की इज्जत को इस तरह महफिलों की जीनत नहीं बनाने देगा।